नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में जो हमारी पाठ्य पुस्तक है सृजन, उसके जो गद्य के चैप्टर हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो पद वाला चैप्टर है इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। जो न्यू सिलेबस आपका आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला चैप्टर है संतवाणी वो आपके कोर्स से हट चुका है। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सूरदास जी यानी भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए बच्चों, हिंदी साहित्य के अंदर 4 काल हुए हैं। सबसे पहला आदिकाल, दूसरे नंबर पर भक्ति काल, तीसरे नंबर पर रीतिकाल और चौथे नंबर पर आधुनिक काल। तो सबसे पहली बात तो ये जो सूरदास जी हैं ये हिंदी साहित्य में किस काल के कवि हैं? ये भक्ति काल के कवि हैं। और भक्ति काल के अंदर भी 2 तरह की काव्य धाराएं हुई थी, एक सगुण और एक निर्गुण। यानी भक्ति काल के अंदर 2 तरह की काव्य धाराएं हुई थी, सगुण और निर्गुण। तो ये जो कवि हैं सूरदास जी, ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल के अंदर भी कृष्ण भक्त कवि है। यानी सगुण जो काव्य धारा है उसमें 2 तरह की काव्य धाराएं और बढ़ जाती हैं, यानी एक कृष्ण भक्त और एक राम भक्त। तो ये सब बातें जो हैं, जब हमने पाठ यानी जो बुक शुरू की थी उस समय मैंने आप लोगों को चीज़ें समझाई थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो हमें जो परिचय है, अब आप लोगों में से कई स्टूडेंट मेरे से ये पूछने लग गए हैं कि सर कवि का परिचय याद कर ले क्या, या लेखक का परिचय याद कर ले क्या? आप ऐसा क्यों सोचते हो? अब ये देखिए ना कि अब आपके पास में केवल 10 चैप्टर हैं, यानी कि 5 कवि और 5 लेखक। तो आप सभी लेखक और कवियों के परिचय को याद करिएगा, क्योंकि 12th में आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो और ये आपको एक अवसर मिल रहा है और इसी एक अवसर के अंदर आपके पास समय है कि आप एक अच्छा परिणाम अपने लिए बना सकते हो। इसलिए तैयारी में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को वो बातें भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप लोग अपने नोट्स बनाते हैं तो पहले शॉर्ट नोट्स बनाइए और फिर उसी चीज़ को विस्तार से भी लिखने की कोशिश करिए। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को कि इससे लिखते लिखते ही आपको कई चीज़ें तो याद हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज आपके सामने जो सूरदास जी का परिचय लिख रहे हैं, तो ये सूरदास जी का परिचय मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैसे लिखना चाहिए आप लोगों को। सूरदास का परिचय, तो देखिए सूरदास का परिचय है, तो जब आप इसका नोट्स बनाएं तो इस तरीके से बनाने की कोशिश करें। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य के अंदर, हिंदी साहित्य में ये किस काल के कवि हो गए? भक्ति काल के। और भक्ति काल के अंदर किस काव्य धारा के हो गए? सगुण काव्य धारा, ठीक है ना, सगुण काव्य धारा। और सगुण काव्य धारा के अंदर भी ये राम भक्त हैं या कृष्ण भक्त हैं? तो ये कृष्ण भक्त कवि थे, ठीक है। तो ये शॉर्ट हो गया कि जो सूरदास जी है ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि थे। अब हम बात करते हैं इनके जन्म को लेकर के कि भाई इनका जन्म जो है कब हुआ? इनका जन्म सन 1463 ईस्वी के अंदर, यानी कि 83 ईस्वी के अंदर, 1483 ईस्वी के अंदर, 83 ईस्वी के अंदर में हुआ। अब देखिए, सबसे बड़ी बात आती है इनके जन्म स्थान को लेकर के। अब इनका जो जन्म स्थान है उसके लिए कई तरह के मतभेद हैं विद्वानों में। यानी कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि इनका जन्म आगरा मथुरा जो क्षेत्र है वहाँ पर एक रुणकता क्षेत्र है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वान एक मत नहीं है, अर्थात विद्वानों के अंदर मतभेद है। कुछ लोग या कुछ विद्वान सूरदास जी का जन्म स्थान आगरा मथुरा का जो मार्ग है वहाँ पर रुणकता क्षेत्र है, उस स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। और कुछ दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। तो आप ये कह सकते हैं इनका जो जन्म स्थान है इसको भी आप बिल्कुल शॉर्ट में लिख लीजिएगा।
ठीक है। तो दिल्ली के निकट सीही गांव, यानी कि कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही गांव को, अब ये ध्यान रखना ना बच्चों, ये आपको शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। कुछ विद्वान आगरा मथुरा मार्ग पर रुणकता क्षेत्र को, ठीक है। तो जब आप इसको पैराग्राफ में लिखेंगे तो एक लाइन दे देंगे कि भाई जो सूरदास जी हैं इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर हुआ और कुछ विद्वानों का मानना है आगरा मथुरा मार्ग पर रुणकता क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ये जो आगरा मथुरा मार्ग है, ये जो आगरा मथुरा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आगरा मथुरा मार्ग पर ही क्या है, गऊ घाट है। क्या चीज़ है, गऊ घाट पर इनकी भेंट हुई है। और किसके साथ भेंट हुई है, वल्लभाचार्य जी से। वल्लभाचार्य से, ठीक है ना। आगरा मथुरा मार्ग पर गऊ घाट पर इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई, ठीक है। और वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय में इन्हें दीक्षित किया। ठीक, समझ बैठी। अब आप ये लिखेंगे कि सूरदास जी जो है आरंभ में विनय पद यानी विनय के पद लिखते थे, किंतु बाद में सख्य भाव के पद लिखने लगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ें होगी। इन्होंने अपने काव्य के अंदर, यानी इनका जो काव्य है, इनके काव्य में कृष्ण की लीलाओं एवं कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। काव्य भाषा ब्रज है। काव्य भाषा क्या है? ब्रज है। प्रमुख रचनाएं तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ठीक है। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछें कि सूरदास जी की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ क्या है, तो ये सूरसागर, ये रचना जो है ये सूरदास की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है।
आधार ग्रंथ। ठीक है, यहाँ पर जन्म लिख दिया, इसी दिशा में आप यहाँ पर मृत्यु को भी नोट कर लेंगे। निधन कब हुआ इनका, तो सन 1563 ईस्वी में इनका क्या हो गया, निधन हुआ, इनकी मृत्यु यानी कि स्वर्गवास हो गया। तो ये देखिए, अब इतनी सी चीज़ आपके सामने लिखी है। एक ये ध्यान रखना कि इनका जो काव्य है ये भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुपम कवि माने जाते हैं। ये लाइन यहाँ नोट कर लेना। आगे अपन सूरदास जी भक्ति, श्रृंगार, भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य, भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये बात होगी। साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, वल्लभाचार्य जी। और वल्लभाचार्य जी के बेटे का नाम है विट्ठलनाथ जी। तो विट्ठलनाथ जी ने 8 भक्त कवियों के ऊपर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी, जिन्हें अष्ट छाप के कवि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अष्ट छाप के कवि के नाम से जाना जाता है। तो सूरदास जी का स्थान अष्ट छाप के प्रमुख कवियों में गिना जाता है। सूरदास जी अष्ट छाप के प्रमुख कवि हैं। तो ये अष्ट छाप क्या है आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो वल्लभाचार्य हैं उनके बेटे हैं जिनका नाम है विट्ठलनाथ जी, उन्होंने 8 भक्त कवियों के ऊपर अपने आशीर्वाद की मोहर यानी आशीर्वाद दिया उनको। तो वो 8 मित्र अष्ट छाप के नाम से जाने जाते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण जी के 8 पहर के जो पूजा विधान होते हैं उन 8 को एक एक काम सौंपा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लेंगे। पुष्टि मार्गीय शाखा जो वल्लभाचार्य जी के हैं, तो इन्हें सूरदास जी को हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य का क्या कहकर संबोधित किया जाता है, सूर्य कहकर के संबोधित किया जाता है। ब्रज भाषा में इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का, उनके रूप सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जब आप अपने रजिस्टर में इस चैप्टर को करना शुरू करें बच्चों, तो सबसे पहले ये इस तरह से शॉर्ट समरी आप लिख लें। अब देखिए, जब हमको इसको पैराग्राफ बनाना है, अब 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा जाता है कि भाई कोई भी कवि या लेखक का नाम देंगे और कहेंगे जीवन परिचय बताओ, या कहेंगे कि साहित्यिक परिचय संक्षेप में बताइए। तो साहित्यिक परिचय पूछेंगे तब हम लोगों को कैसे लिखना है, और जब जीवन परिचय पूछेंगे तब हमें कैसे लिखना है। तो सुनिए ध्यान से कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि भाई आप इसका जीवन परिचय बताइए, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए 4 नंबर का सवाल आता है। तो 4 नंबर का सवाल आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बड़ा करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा आप लिखते ही लिखते चले जाओ, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि दिखने में ही ये अजीब सा लगे। इसलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम लेते हुए और एक सदी हुई भाषा के अंदर उसे लिखने का जो है प्रयास करना चाहिए। अब सुनिए, लाइन प्रॉपर सुनते चलिए कि सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1483 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर गऊ घाट पर यानी रुणकता जो क्षेत्र है वहाँ पर इनका जन्म हुआ। किंतु विद्वानों में इनके जन्म स्थान को लेकर के एक मत नहीं है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं। आगे हम बात करें कि हिंदी साहित्य के अंदर इन्हें सूर्य कहा जाता है, हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। इनकी भेंट गऊ घाट पर
वल्लभाचार्य से हुई थी। वल्लभाचार्य ने इन्हें वल्लभ संप्रदाय में क्या किया, दीक्षित किया, और वहीं पर वो एक तरह से कृष्ण भक्ति के पदों की रचना करने लगे। अब कृष्ण भक्ति के पदों की रचना करें तो इनका जो काव्य है वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, इनका जो काव्य है ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य या उनकी बाल लीलाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया है। और इनका निधन सन 1563 ईस्वी में हुआ। इस तरह से आप लोग इसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। वैसे ये जो सूरदास जी है, इसका जो जीवन परिचय और जो साहित्यिक परिचय है उसमें थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा, क्योंकि हमारे पास साहित्यिक परिचय में लिखने के लिए कोई बात नहीं बचेगी। तो इस वजह से आप ऐसा तरीका अपनाएं कि दोनों में से जब कोई भी सवाल पूछा जाए तो उसका उत्तर बहुत अच्छे से आप बता सकें। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं बोर्ड पर ही लिख करके आपको बता रहा हूं, और आप उसे अपने रजिस्टर में हैंड टू हैंड नोट करते हुए चलें। पहले ये आप शॉर्ट समरी बना लेंगे। अब मैं आप लोगों को ये जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों को अलग अलग करके बता रहा हूं, और उसे आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। यहाँ इस पाठ के जो सूरदास जी है भ्रमर गीत है, मैं आप लोगों को ये भी समझाने वाला हूँ कि भ्रमर गीत का मतलब क्या है, भ्रमर गीत का लिखने का उद्देश्य क्या है, उन्होंने भ्रमर गीत ये रचना क्यों लिखी है, और इसकी व्याख्या करने का सही तरीका क्या है। आप कैसे एक ही पैटर्न से इसके 6 पदों की व्याख्या कर सकते हो। यहाँ देखिए सूरदास जी के 6 पद हैं, और उन 6 के 6 पदों का जो प्रसंग है वो एक ही है, प्रसंग एक ही है, और जो विशेष टिप्पणी है वो भी आप एक ही बना सकते हैं, लेकिन उसमें 1-2 पॉइंट जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, उसी को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया कि शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाएं, और चाहो तो आप अलग अलग रजिस्टर भी कर सकते हैं कि शॉर्ट समरी वाले जो बातें में लिख रहे हैं उनको अलग रजिस्टर में नोट कर लें, और जो विस्तार से चीज़ें लिख रहे हैं उनको अलग लिख लें। कैसे भी आपको जैसा उचित लगे ऐसा आप बना सकते हैं। बस कुल मिलाकर के याद करना है आप लोगों को, तो हम प्रश्न के रूप में ही इसको नोट कर सकते हैं। भक्त कवि सूरदास का जीवन परिचय संक्षेप में बताइए। भक्त कवि सूरदास का जीवन परिचय संक्षेप में बताइए। तो आपने क्या करना है, इसका उत्तर लिखेंगे। भक्त कवि सूरदास, भक्त कवि सूरदास हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में भक्ति काल। अब देखिए बच्चों, ये जो ऐसे इन्वर्टेड कॉमा वगैरह लगाते हैं इनका बड़ा महत्व होता है, उससे पता चलता है कि आप कितने समझदार हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर इन चीज़ों को नोट करते चलें। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि थे। इनका जन्म सन 1483 ईस्वी में आगरा, मथुरा मार्ग पर गौघाट रुणकता क्षेत्र में हुआ। इनके
जन्म स्थान, इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं। गौ घाट पर इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई थी। गौ घाट पर इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई थी। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। सूरदास जी अष्टछाप के प्रमुख कवियों में अग्रणी माने जाते हैं। सूरदास जी अष्टछाप के प्रमुख कवियों में अग्रणी माने जाते हैं। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में साहित्य सृजन किया। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में साहित्य सृजन किया। इनके काव्यों में कृष्ण की लीलाओं एवं कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ये सख्य भाव के पदों की रचना करते थे।
सख्य भाव के पदों की रचना करते थे। इन्हें हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का सूर्य, हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। इनका निधन सन 1563 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 सूरसारावली, साहित्य लहरी। ये इस तरह से आप लोग एग्ज़ाम के अंदर लिख कर आएंगे। अगर आपसे सूरदास जी का जीवन परिचय पूछा जाता है तो इस तरीके से आप नोट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इनका जो साहित्यिक परिचय वो क्या है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ। दूसरा सवाल कर रहे हैं हम लोग, भक्त कवि सूरदास जी जो है इनका साहित्यिक परिचय संक्षेप में बताइए। तो देखिए 2 तरह के क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के हैंड टू हैंड तैयार होते चल रहे हैं। फिर मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाते समय इसकी जो व्याख्या करने का पैटर्न है वो भी समझाऊंगा। तो आप अपने नोट्स हैंड टू हैंड बनाते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भक्त कवि सूरदास का साहित्यिक परिचय संक्षेप में बताइए। भक्त कवि सूरदास का साहित्यिक परिचय संक्षेप में बताइए। तो देखिए जब आप किसी भी कवि का ये साहित्यिक परिचय आप नोट करते हैं तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यानी इसमें साहित्यिक रचनाएं, उसकी काव्य की विशेषताएं या उसके काव्य रचनाओं का जो नाम है वो बता सकते हैं और उनमें किस चीज़ का वर्णन कर रखा है उन चीज़ों को आप बता सकते हैं। साथ ही जन्म मृत्यु से शुरुआत तो आप कर ही सकते हैं। कृष्ण भक्त इसकी जो शुरुआत है एक जैसी रख लो, दोनों याद करने में आसानी रहेगी। भक्त कवि सूरदास जी हिंदी साहित्य में
भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि थे। ये अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म सन 1483 ईस्वी में हुआ। सूरदास जी गौ घाट पर रहते थे। वहीं पर इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य ने इन्हें वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में अपने आराध्य कृष्ण की लीलाओं एवं रूप सौंदर्य का चित्रण अपने काव्य में किया। इनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य का अद्भुत वर्णन किया है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। इनकी
प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ सूरसागर है। इसमें इन्होंने निर्गुण भक्ति का खंडन एवं सगुण व प्रेमा भक्ति का मंडन किया है। इनका निधन सन 1563 ईस्वी में हुआ। तो देखिए दोनों चीज़ मैंने आपके सामने लिखकर दिखाई है। यानी इससे पहले जो उत्तर लिखा था हम लोगों ने वो साहित्य जीवन परिचय का लिखा था, और अब ये जो उत्तर लिखा है इसके अंदर हम लोगों ने साहित्यिक परिचय का संक्षेप में यानी हमने लिखा है। और इससे पहले मैंने आपको पूरा जो ये शॉर्ट में भी समझाया। तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें बच्चों, आप लोगों को जब आप नोट्स बना रहे हो तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी शॉर्ट समरी, और जितने भी कवि या लेखक पढ़ रहे हैं उनकी भी शॉर्ट समरी आप लोगों को बनानी है, अपने रजिस्टर में नोट करनी है, और उसका विस्तार भी लिखना है। 2 तरीके से काम करना है आपको, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन जब ये नोट्स आपके बन करके तैयार हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। साथ ही हम व्याख्या की प्रैक्टिस करते हुए भी चलेंगे। व्याख्या का सही पैटर्न क्या है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये जो पार्ट है इसको समझा करके और इसकी जो बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो देखिए बच्चों, यहाँ आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये 2 चीज़ें ही पढ़ रहे हैं। इससे आगे की जो बातें मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, और आप लोग अपने रजिस्टर में चीज़ें नोट करें। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।